Hello everyone. Today we are talking our chapter Agriculture in Indian Economy third part. लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम. इट मीन्स कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से इंडियन जो इकनॉमी है उसके अंदर जो हमारा एग्रीकल्चर है वो हमें सपोर्ट करता है. अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स. लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ज़मीन को रीफॉर्म किया जाए, उसको सुधार के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. आफ्टर इंडिपेंडेंस मोर इम्पॉर्टेंस वॉज गिवन टू लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स. आज़ादी के बाद में अगर हम बात करें तो ज़्यादा स्ट्रेस जो है या ज़्यादा फोर्स जो है वो लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स को दिया गया था, सो दैट ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिससे कि जो एग्रीकल्चर कृषि की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन है एंड प्रोड्यूस, और उसका जो उत्पाद है वो इंक्रीज़ हो सके एंड टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर. और अगर एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा तो उससे जो हमारा फार्मर है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी इम्प्रूव करेगी. अंडर दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के अंडर जो है हम बात करें, द मेन स्टेप वाज टू रिमूव ज़मींदारी सिस्टम. जो सबसे बड़ा जो मेन, अगर हम बात करें, जो ऑब्स्टिकल इसके अंदर था, जो बाधा इसके अंदर थी, ज़मींदारी जो सिस्टम था उसको रिमूव किया गया. लिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा लैंड रिफॉर्म्स वर्क वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड. और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स को भी डाला गया, इम्प्लीमेंट उनको किया गया, जिसमें फ़र्स्ट अगर हम बात करें एंड ऑफ मीडिएटर्स. मीडिएटर्स कौन होते हैं? बिचौलिए, मिडल मैन, मिडिक्योर, कि ऐसे लोग जो मीडिएटर बनते थे उनको रिमूव किया गया. फिर सेकंड अगर इसमें बात करें हम तो टैक्सेशन, जो लगान जो था उसको रिमूव अप किया गया. प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एक्विजिशंस की ज़मीन को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकें, यानी उसको डिफॉरेस्टेशन ना होने दें या सॉइल इरोजन ना होने दें हम. एफर्ट्स टू गिव राइट टू लैंड ओनरशिप टू लैंड टेनेंट्स, की एफर्ट्स किए गए, प्रयास किए गए कि जो अधिकार है ज़मीन के मालिक को मिले, ना कि जो टेनेंट्स हैं. फिक्सेशन ऑफ बॉर्डर ऑफ प्लगिंग लैंड असम्स, कि किस तरह से जो बॉर्डर्स हैं यानी जो खेत की जो तारबंदी होती है उस पर भी इसमें फोकस किया गया. फिर इसमें आया मेकिंग द बाउंड्रीज़. मेकिंग द बाउंड्रीज़ मतलब हर व्यक्ति जो था या हर किसान जो था उसके खेत की जो बाउंड्रीज़ हैं उन पे ध्यान दिया गया. जैसे कि अपन बात करें कि पहले के टाइम में जो बाउंड्रीज़ होती थी वो मिट्टी से ही बनाई जाती थी, जिसे हम बाड़ कहते थे. लेकिन इसको धीरे धीरे इम्प्रूव किया गया कि जैसे हम तारबंदी करें तो उसमें ज़मीन जो है वो कम यूज़ होगी, कुछ ज़मीन और जो है वो एग्रीकल्चर पार्ट के लिए काम में लाई जा सकती है. गवर्नमेंट फार्मिंग में इसको इम्प्रूव किया गया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड लैंडलेस लेबरर्स फार्मर्स में उसको यूज़ किया गया. बैन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टेनेंट SC ST टू अदर कास्ट ऑफ पीपल्स, यानी ये जो शेड्यूल कास्ट के जो पीपल्स हैं इनको बाउंड किया गया कि ये अपनी जो भूमि है ये किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. इस चीज़ पर भी गवर्नमेंट ने जो है बैन लगाया. फैसिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटराइजिंग द लैंड रिकॉर्ड्स, कि अभी तक जो थे आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें तो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स थे वो कंप्यूटराइज नहीं थे. दैट्स वाई उनको जो है कंप्यूटराइज किया गया. Then after getting independence, many reform programs have been implemented. आज़ादी के बाद कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया गया. Still due to the illiteracy, लेकिन अज्ञानता की वजह से एंड लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को ज्ञान न होने की वजह से among the farmers, they are unable to get full benefit from these programs. लेकिन जैसे इलिटरेट हम लोगों के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जितने भी फार्मर्स होते हैं, they are not getting the good education. That why they are not take the full benefit from these programs, so they have to be lost after independence also. So our fourth point is irrigation. Irrigation means सिंचाई. Indian agriculture is called glammering of the monsoon. कि अगर हम देखें तो इंडियन जो एग्रीकल्चर है it is fully dependent on the agriculture monsoon. Indian monsoon due to the dependence on रेन, कि इंडियन जो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वो मानसून पर डिपेंडेंट होता है. देयर इज़ ऑलवेज अनसर्टेनिटी, जिसकी कि अनिश्चितता होती है, अनस्टेबिलिटी होती है इन एग्रीकल्चर. कीपिंग दिस इन व्यू मोर एम्फोसिस वाज गिवन ऑन एग्रीकल्चर फैसिलिटी फॉर इट्स प्रोग्रेस. लेकिन कि हमारा जो मानसून है वो निश्चित नहीं है, स्टेबल नहीं है, कभी ज़्यादा बारिश होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है या टाइम से नहीं होती है, तो उससे जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी प्रभावित होते हैं. मेन सोर्सेज ऑफ
ऑफ इरीगेशन इन इंडिया आर वेल्स, पोन्स एंड लेक्स एक्सेट्रा। कि अगर भारत में हम जो मेन सोर्स अगर इरीगेशन के सिंचाई के जो साधन है अगर उनकी बात करें तो वो जो कुएँ हैं या तालाब हैं या झीलें हैं, इन्हीं से जो है लोग सिंचाई करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्लान पीरियड इम्प्लीमेंटेड वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इरीगेशन। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कई सारे ऐसे प्लान्स योजनाएं बनाई जो कि इम्प्लीमेंट की गई वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इरीगेशन फैसिलिटी, जिससे कि सिंचाई के संसाधनों को और एक्सटेंड किया जा सके। इरीगेशन प्रोग्राम्स वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इरीगेशन सिंचाई के जो प्रोग्राम्स थे, जो योजनाएं थी, उनको 3 कैटेगरीज में जो है क्लासिफाइड किया गया था। फर्स्ट कैटेगरी थी स्मॉल शॉर्ट इरीगेशन प्रोग्राम, यानी छोटे पैमाने पे जो सिंचाई के प्रोग्राम्स हैं उनको स्टार्ट करना। दीज प्रोग्राम्स आर मेड फॉर ओनली 2000 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर कॉमन एंड एरिया। फिर इसमें था मिड इरीगेशन प्रोग्राम्स, दैट हैज़ टू बी दीज प्रोग्राम्स आर मेड फॉर द मोर दैन 2000 हेक्टेयर बट टिल 10,000 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर कमांड एरियाज। देन थर्ड वन इज द लार्ज इरीगेशन प्रोग्राम्स दैट हैज़ टू बी एक्सटेंड 10,000 हेक्टेयर ऑफ द एग्रीकल्चर कमांड, यानी ज़मीन का जो एरिया था दैट हैज़ टू बी finalized in 3 criteria, 2000 and 2000 to 10,000 and extended by the 10,000। फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्लगिंग, कि किस तरह से खेत की जो जुताई का काम होता है, उसको हल चलाने का जो काम होता है वो किस तरह से किया जाए। इन इंडिया द एरिया ऑफ प्लगिंग इज़ स्मॉल, काफ़ी छोटा एरिया होता है। द एरिया ऑफ प्लगिंग इज स्प्रेड फार फ्लंग प्लेसेस। द मेन रीज़न फॉर द रूलर ऑफ हेरिडिटी अकॉर्डिंग ड्यू टू द फादर्स प्रॉपर्टी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विच इज़ कॉल्ड सब डिवीज़न। यानी हमारे इंडिया में क्या होता है कि अलग से हम लोग ज़मीन नहीं खरीद कर खेती करते हैं, बल्कि क्या होता है कि जो हमें पूर्वजों से मिली होती है वही हमारे भाइयों में डिवाइड होती है। तो उससे जब सब डिवाइड जो होता है तो उससे सब डिवीज़न जो होता है उससे जो खेती का जो एरिया होता है वो शॉर्ट होता जाता है। जैसे कि पहले एक भाई है, फिर उसके 2 बेटे हो गए, फिर उनके 2 बेटे हो गए, तो एक ही ज़मीन का जो है काफ़ी छोटा छोटा हिस्सा जो है वो प्लगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Due to this division, the agriculture land reduce. Secondly, one farmer gets plugging land at different places, और एक फार्मर के कई सारे लैंड्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं, which is called subdivision due to the fact that inherited land is distributed among the sons pieces by pieces। इसमें हम कह सकते हैं कि एक पिता के जो खेत हैं वो उसके बेटों में पीसेस टुकड़ों में बांट दिए जाते हैं। इन इंडिया स्मॉल एंड मार्जिनल इज़ ऑन लार्ज स्केल, कि अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर जो है छोटे छोटे जो खेत हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन टू स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मिंग। और इंडिया के अंदर जो है इस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं, इस तरह के कदम उठाए गए हैं जिनसे कि हम इस तरह की जो फार्मिंग है जो छोटे छोटे खेतों में की जाती है उसको स्टॉप किया जा सके। कंसोलिडेट फार्मिंग, कंसोलिडेशन ऑफ सब डिवीज़न फार्मिंग, कि जो छोटे छोटे खेत हैं उनको अलग अलग ना बुआई करके उनको एक साथ बुआई की जा सकती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसके अंदर या जैसे हम 4 भाई हैं तो 4 भाई अलग अलग खेती ना करके उसको हम एक साथ करें तो उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया, भारत का अगर हम फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस देखते हैं ईयर जो कि 1970-71 में लिया गया था, द एरिया ऑफ फार्मिंग वॉज 2.28 हेक्टेयर, जो कि उस समय 1771 के अंदर जो है अगर हम बात करें 2.28 हेक्टेयर था, विच रिड्यूस, जो कि रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है 1.33 जो है हेक्टेयर हो गया है 2001 तक। यानी 70-71 से लेके अगर हम 2001 तक की बात करें तो कितना जो है डिक्रीज़ हो गया है एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंदर। इन एग्रीकल्चर 62.88 इज़ द लिमिटेड प्लग एबल लैंड, कि जिसको जुताई कर सकते हैं, जो खेत जोत सकते हैं, उसमें 62.88 जो लैंड है वो हमारे पास अवेलेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया प्लग एबल फार्म हैंड इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। इसको हम 5 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं किस तरह से फार्मिंग करें। मार्जिनल फार्मिंग इज़ लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम नहीं होनी चाहिए। स्मॉल स्केल फार्मिंग जो है वो 1 to 2 हेक्टेयर होनी चाहिए। सेमी स्केल फार्मिंग जो है 2 to 4 हेक्टेयर होनी चाहिए। मीडियम स्केल फार्मिंग जो है 4 to 10 हेक्टेयर होनी चाहिए। एंड लार्ज स्केल फार्मिंग जो है वो 10 और मोर दैन 10 हेक्टेयर्स होनी चाहिए। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स की, जैसे जो छोटे छोटे टुकड़ों में हम खेती करते हैं तो उतना प्रोडक्शन हमें नहीं मिलता है क्योंकि मेहनत इक्वल लगती है। तो अगर एक बड़े पैमाने पे हम 3 या 4 खेतों को इकट्ठा करके फिर उसमें खेती करें तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द फैमिली ऑफ द फार्मर एज वेल एज द नेशन ऑफ द कंट्री। अगर 6 पॉइंट की हम बात करें, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड मेडिसिन्स,
खेती के अंदर किस तरह के मैन्योर्स हैं, खाद हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, खाद्य जो दवाइयाँ जो इस्तेमाल की जाती है जैसे यूरिया है और भी जो चीज़ें हम लोग फर्टिलाइजर्स के रूप में या पेस्टिसाइड्स के रूप में उसमें यूज़ करते हैं, या मैन्योर जो है किस तरह की खाद का हम खेतों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। टू इंक्रीज़ द पावर ऑफ एग्रीकल्चर फर्टिलिटी, अगर हमें कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना है देन मैन्योर खाद और जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो दवाइयाँ उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, हैव बीन देयर ऑन इम्पॉर्टेंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडियन फार्मर। तो भारत का जो कृषक है, कृषक वर्ग है, अगर हम उसकी बात करें तो स्टार्टिंग से ही ये दोनों चीज़ें, क्योंकि खेत के अंदर की जिस तरह की खाद या जिस तरह की दवाई आप डालोगे, जो एग्रीकल्चर उस प्रोडक्शन होगा, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन इट। फार्मर्स हैड बीन यूजिंग मैन्योर मेड ऑफ काउ डंग, कि अगर हम देखें तो गोबर की जो खाद होती है उसी का मोस्टली जो किसान होते हैं वो खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लीव्स ऑफ क्रॉप्स हैं, एनिमल्स टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, बट ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इंक्रीज्ड रैपिडली। इसी तरह से अगर जो पुराने लीव्स खेतों के अंदर गिरे हुए होते हैं, उससे जो पहले खेत के अंदर जो की जाती है कृषि की जाती है, और उसी के जो लीव्स होते हैं वो उस खेत के अंदर गिरते हैं। ग्रीन लीव्स की जो हम ये कहें कि जो मैन्योर बनती है, खाद बनती है, या काउ डंग की जो खाद होती है, इट इज़ टोटली फर्टाइल, ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है उसके बाद से जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र, जो कि केमिकल्स से बनाए जाते हैं, जो दवाइयाँ या पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। द मेन केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटाश आर यूज टू ग्रेट क्वांटिटी। अगर आज हम खेतों की बात करते हैं तो इसमें केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं, जिनके अंदर नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटाश जो है वो ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। प्रेजेंटली इन इंडिया द लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइज़र, अगर हम प्रेजेंटली आज वर्तमान की बात करते हैं तो कितना कंजम्पशन, कितना यूज़ जो है हम फर्टिलाइज़र का कर रहे हैं, 239.59 लाख मीट्रिक टन जो है हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेतों में, यानी कितना जहर हम खेतों में डाल रहे हैं। टिल टुडे द लेवल ऑफ कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ लेस कंपेयर टू द अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। नॉट ओनली दिस, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस इन द कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइज़र इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये अगर हम दूसरे देशों के साथ में या दूसरी कंट्रीज़ के साथ में अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे देश में जो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और अगर हम राज्यवार भी देखें, स्टेट वाइज भी देखें, तो इनका कंजम्पशन जो है वो अलग अलग लेवल पे किया जाता है। इन पंजाब द कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइज़र पर हेक्टेयर इज़ ग्रेटेस्ट वाइल इन द लोवेस्ट इन द ओडिशा। अगर ओवरऑल हम इंडिया की बात करते हैं तो जहाँ सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है वो स्टेट है आपका पंजाब, और जहाँ सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है वो स्टेट है आपका उड़ीसा। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर मोस्टली यूज्ड इन ग्रेन, जो गेहूं की जो फसलें होती हैं, जैसे कि हम खाद्यान्न फसल जो होती हैं उनमें यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर कहें कि वीट है, शुगर केन है, कॉटन है, कैश क्रॉप्स हैं, इनके अंदर फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गेहूँ है, गन्ना है, कॉटन है, कैश क्रॉप्स होती हैं जो हम मोस्टली आय के लिए उगाते हैं। सिमिलरली पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम सीजनल डिजीज़ एंड पेस्ट। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, उनका हम सीजनली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मौसम पे डिपेंड करता है कि किस मौसम में हमें अपनी खेती को किस तरह के कीड़ों से या खरपतवार से बचाना है। मोस्टली द क्रॉप ऑफ ग्राउंड नट्स, जो मूंगफली की जो खेती होती है, कॉटन ग्रेन्स होते हैं, ये शुगर केन आर अफेक्टेड बाय द पेस्ट क्योंकि एंड डिजीज़, क्योंकि ये जो फसलें होती हैं इन पे जो कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनका हम ये कहें कि ज़्यादा खतरा होता है, तो इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज़ ऑलवेज डेंजर ऑफ पेस्ट्स इन फ्रूट्स, फलों पे, सब्जियों पर भी इनका खतरा होता है। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज़ ऑलवेज यूजफुल टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। पेस्टिसाइड का जो हम इस्तेमाल करते हैं ये क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इज़ कंस्टेंटली इंक्रीज, ये लगातार बढ़ता रहा है, बट टुडे द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ गेनिंग मोर इम्पॉर्टेंस इन दिस फील्ड। लेकिन आज जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कंपैरिजन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। 7 पॉइंट इसमें है यूज़ ऑफ हाई वैरायटी सीड्स, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर हमने बीज अच्छे लगाए हैं तो डेफिनेटली उससे जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो हमारा क्रॉप है, वो अच्छा होगा। टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, अगर हमें अपना उत्पादन और उसकी उत्पादकता को अच्छा करना है ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू यूज़ हाई वैरायटी सीड्स, कि हम अच्छी क्वालिटी के जो बीज हैं उनका इस्तेमाल करें। बाय यूजिंग हाई वैरायटी सीड्स, जब हम हाई वैरायटी के सीड्स
सीड्स यूज़ करते हैं, वी इंक्रीज़ प्रोडक्शन 10 to 20%। तो उससे हम 10 से 20% जो है हमारी फसल के अंदर इजाफा पाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीड्स ऑफ प्रूफेड क्रॉप्स। ये प्रूव्ड जो क्रॉप होती हैं उनके लिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी करती है। In 1963 from National Seed Corporation and in 1969 National State Farm Corporation, ये अलग अलग समितियाँ बनाई गई हैं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, जिसके अंदर बीजों का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। 13 स्टेट सीड कॉर्पोरेशन वर एस्टैब्लिश टू डिस्ट्रीब्यूट द हाई वेराइटी ऑफ सीड्स टू द फार्मर। 13 राज्य बीजों का जो वितरण है केंद्र बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। इंडियन सीड्स प्रोग्राम इंक्लूड 3 सीड्स प्रोड्यूस सच एज, 3 तरह के सीड्स जो हैं उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। द यूज़ ऑफ हाई वेराइटी सीड इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छे बीज हैं उनका जो उत्पादन है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, हाई वेराइटी इंक्रीज़ कर रहा है। एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशंस, इंडियन फार्मर्स आर यूजिंग ओल्ड ट्रेडिशनल टूल्स। की अगर हम देखें कि तो एग्रीकल्चर जो है उसका मैकेनाइजेशन करना चाहिए, कि उसको हमें आधुनिकरण उसका होना चाहिए उसके अंदर। तो इंडियन फार्मर आर यूज़ ओल्ड ट्रेडिशनल टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर। कि अगर हम इंडियन फार्मर्स की बात करें तो वो पुराने जो ट्रेडिशनल जो टूल्स हैं, जो उपकरण हैं, उनका खेतों में इस्तेमाल करते हैं, और जो कि हमारी टेक्नोलॉजी जो इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चर इन द प्लान पीरियड हैज़ प्रोसीड एंड ड्यू टू इट इन एग्रीकल्चर न्यू टूल्स अपार्टस आर बीइंग यूज्ड लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पावर थ्रिलर, थ्रेशर, पंप सेट एट्सेट्रा। और जो नया एग्रीकल्चर जो पीरियड योजना हमारी आई है, प्लान योजना आई है, उसके अंदर जो है ट्रैक्टर्स का यूज़ करना, हार्वेस्टर का यूज़ करना, पावर ट्रिलर का यूज़ करना, थ्रेशर का यूज़ करना, पंप सेट्स का यूज़ करना, मतलब अलग अलग लेवल पे हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो उससे हमारा एनर्जी और हमारा टाइम दोनों ही बचते हैं। Use of new tools in agriculture had made agriculture work easier than there is increase in the productivity of agricultural produce. At the time of independence there was no production of tractors, but now we are self independent in the production of the tractors। यानी आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें तो उस समय हमारे देश के अंदर जो ट्रैक्टर्स थे वो ईजिली यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन आज हम इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारे देश में ही ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पंप सेट्स एंड डीजल पंप सेट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। और आज हमारे देश में जो है इलेक्ट्रिक पंप हैं, डीजल पंप हैं, इनका भी प्रोडक्शन शुरू हो गया है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स हियर ग्रेटली प्रोसीड। पंजाब और हरियाणा स्टेट जो है वो इस क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं। मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर ऑन वन हैंड इंक्रीज द प्रोडक्शन, एक तरफ देखें तो इस चीज़ से एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इससे जो एग्रीकल्चर का जो काम है वो ईजी हो जाता है। ट्रांसपोर्ट, कटिंग ऑफ क्रॉप्स, जैसे कि अगर हम बात करें तो फसल की कटाई है, उसको अलग अलग करना है, खेत को जोतना है, ये सारे के सारे काम जो हैं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ये ईजियर भी हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द लैंडलेस फार्मर्स लेबरर्स। तो इससे क्या है कि जो इट इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द लैंडलेस फार्मर्स, कि जिनके पास खेत नहीं है, तो ऐसे लोगों को इन उपकरणों के माध्यम से जो है हम रोज़गार भी मुहैया करा सकते हैं। मैकेनाइजेशन इंक्रीज द गैप बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर एंड इंक्रीज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इससे जो है बड़े और छोटे जो किसान हैं उनके बीच का जो गैप है वो कम होता है, लेकिन ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को इंक्रीज़ कर रहा है। डिस्पाइट बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, बट मैकेनाइजेशंस मस्ट बी कंट्रोल्ड एंड डेवलप। लेकिन ये जो है एक तरह से कंट्रोल होना चाहिए कि किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को जो है इससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। 9th पॉइंट इसमें है मिनिमम सपोर्ट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू गिव फेयर प्राइस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर टू एनकरेज देयर एग्रीकल्चर वर्क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स मिनिमम सपोर्ट वैल्यू फॉर द क्रॉप्स ट्वाइस इन रबी एंड खरीफ सीजन्स की मिनिमम सपोर्ट वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सरकार जो है वो कृषक के उत्पादन का जो कीमत होती है वो निर्धारित करे, और ऐसा ही हमारे देश की गवर्नमेंट जो है उन्होंने मिनिमम सपोर्ट वैल्यू जो है वो डिसाइड कर रखा है रबी और खरीफ के लिए। फॉर दिस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश एग्रीकल्चर वैल्यू कमीशन, उसके लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर वैल्यू कमीशन भी इस्टेब्लिश किया था इन 1965 विच वॉज लेटर नॉन एज एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड वैल्यू कमीशन, उसको बाद में एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड वैल्यू कमीशन के नाम से भी जाना जाता है।
in that value of entire crop to be sold by the farmer and the government is ready to purchase it. The words support value is minimum the value that the farmer get from their क्रॉप्स, कि ये एक ऐसी निर्धारित आय होती है जो कि कृषक की खेती को देखकर सरकार लगाती है और वो गवर्नमेंट जो है सीधे ही किसान से उस खेती को खरीद लेती है. दिस इज़ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है. बिफोर द क्रॉप आर प्लांटेड द क्रॉप्स फॉर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिक्लेयर्ड आर एज फॉलोस, कि खेत में फसल उगाने से पहले ही जो है उस खेत प्रोडक्शन की कीमत तय कर दी जाती है. 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, पैडी, राइस, व्हीट, ओट, ज्वार, मेज़ी, राई, इन सब जो ग्रेन्स हैं इनके लिए उन्होंने तय कर रखी है. पल्सेस हैं जैसे कि दालें हैं उनके लिए भी तय कर रखी है. ऑयल सीड्स जितने भी हैं जिनसे हम तेल निकालते हैं उनके लिए भी हैं. अदर जो क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन, कॉटन, जूट, कोकोनट, इनके लिए जो है इनके लिए भी गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस जो है वो प्लान कर रखा है. ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्ट, और इसका जो उद्देश्य है कि हम जो है फार्मर्स के जो अधिकार हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें. इफ़ द मार्केट वैल्यू फॉल्स द फार्मर बाय सेलिंग द एंटायर क्रॉप टू द गवर्नमेंट, लेकिन अगर मार्केट में उसको कम पैसा मिल रहा है तो किसान क्या करता है कि पूरी की पूरी फसल जो है वो गवर्नमेंट को बेच देता है और इससे जो है उसका लॉस जो है वो भी नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है. ड्यू टू द डिक्लेरेशन ऑफ दिस and the doubt regarding the value is cleared for the farmer and they can get the right decision regarding the production. और इससे जब हम रेट डिसाइड कर देता है सरकार तो उससे फार्मर जो है वो कंफ्यूज नहीं होता है, तो वो मार्केट की जो लोकल जो उसके ख़रीदार होते हैं उनकी और गवर्नमेंट को वो कंपेयर करता है जिससे उसको अच्छी कीमत मिल रही होती है, वो अपनी फसल उसको बेच देता है. अदर हैंड गवर्नमेंट कैन स्मूथली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इससे जो गवर्नमेंट है वो भी स्मूथली पब्लिकली उस प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एंड गेट द ग्राम्स एंड द अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एट मिनिमम प्राइस वैल्यू एंड बिल्ड्स द बफर स्टॉक. और इससे सरकार क्या करती है कि कम कीमतों पर अच्छी स्टॉक इकट्ठा कर लेती है और उसको बफर स्टॉक जो है यानी कि बड़ी मात्रा में स्टॉक कर लेते हैं. व्हेन द प्राइसेस आर हाई protecting the right of the consumer, the government sell the grains and from this stock through which the prices are controlled. और इससे जो है जब प्राइस कीमतें ऊंची होती है, मार्केट में प्रोडक्शन कम होता है, तो उस समय गवर्नमेंट जो है उस स्टॉक को बाहर निकालती है जिससे कि हम जो कीमतों में जो बढ़ोतरी है उसको हम एक हद तक काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.